वेलकम एंड ब्रांड न्यू शो एक्सप्रेसो के साथ मैं हूं आपका होस्ट अलियनिक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और वीकेंड आपने घरों में रहकर ही गुजारा होगा, क्योंकि पहले तो लाहौरिये कैद हुए थे किसी हद तक वो भी, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बड़ा ही ख़राब चल रहा है। मुल्तान इस वक्त टॉप पर है जी, 955 है AQI। और इसके साथ साथ अगर बात करें, लाहौर का दूसरा नंबर है, पेशावर भी इस दौड़ में शामिल हो गया, पीछे नहीं रहा। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर पेशावर है। इस वक्त जो सूरत हाल है ना वो इंतहाई वर्स हो चुकी है। हम आपको आगाज़ से ही बताते चले आ रहे हैं हमने, क्योंकि इसका बेड़ा उठाया हुआ है कि हमने आगाही ज़रूर फैलानी है, कुछ ना कुछ अवेयरनेस तो क्रिएट कर ही पाएंगे कि एटलीस्ट अपना ख्याल रखें और बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकले। मास्क और सनग्लासेस का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप बीमार पड़ जाएंगे और किसी काम के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन ये ना इसके साथ साथ ये ज़रूर है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कुदरती तौर पर हो रहा है। अभी तक हमने जो इक़दाम उठाए हैं उसके नताइज नहीं आना शुरू हुए, ना ही कोई मसनूई बारिश हुई है, ना ही लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद किया है, ना ही कोशिश ये की है कि मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो देख लीजिए, ये आपकी हेल्थ आपके अपने हाथ में है और हम हमेशा से कहते हैं कि इलाज से बेहतर है कि आप एहतियात करें। अभी हम बात करेंगे एक और खुशखबरी जो कि हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं एक साथ, 22 साल बाद पाकिस्तानी फतह की बात हम अगले सेगमेंट में करेंगे। शाबाश टीम पाकिस्तान, वेल डन, बहुत खूब, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। पाकिस्तान ने 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को उनके अपने होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में शिकस्त दी है और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज का ये फैसला कुन मैच था। पाकिस्तानी बॉलर्स छा गए, शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, मेजबान टीम को 140 रन पर ढेर कर दिया। कौमी टीम की जानिब से नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ने 3-3, जबकि हारिस रऊफ ने 2, मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट हासिल की। जो पाकिस्तानी बॉलर्स थे तबाहकुन बॉलिंग की उन्होंने और पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम ढेर हो गई उनके सामने। आप इस चीज़ से इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी सीरीज में किसी भी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ने निस्फ सेंचुरी नहीं की है। पाकिस्तान ने 141 रन का हदफ दिया था, आखिरी मैच में 27वें ओवर में उन्होंने हासिल कर लिया और 141 रन का जो हदफ ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिया गया था। और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 30, बाबर आजम ने 28 रन बनाए थे। नाकाबिल शिकस्त रहे वो। ओपनर अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो 37 और साइम अयूब 42 रन बनाकर शिकार हो गए जी। इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम में 5 तब्दीलियां की गई थी। जीत के बाद कैप्टन मोहम्मद रिजवान कौमी टीम की तारीखी फतह पर ये कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में सीरीज आसान नहीं थी, हमारे लिए सीरीज जीतना फख्र की बात है, जीत का सारा क्रेडिट फास्ट बॉलर्स को जाता है। जी, जिस तरह से बात कर रहे थे हमारे कैप्टन भी, तो वाकई हमारे बॉलर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। हारिस रऊफ जो है वो बेहतरीन बॉलर रहे और क्या परफॉर्म किया है बॉयज़ ने। हमें तो आगाज से ही लग रहा था कि मैच में ना हम जीतने वाले हैं और सीरीज जो है अपना नाम करने वाले हैं। हमने प्रेडिक्शन भी कर दी थी एक्सप्रेसो में, यहाँ बैठकर हमारे जो गेस्ट हैं वो भी यही बता चुके थे। लेकिन क्या कारकर्दगी दिखाई है बॉलिंग में, फील्डिंग में, छा गए थे बॉयज़ जनाब। मैक्सवेल की खास तौर पर हारिस रऊफ जो सीरीज में एक शानदार कारकर्दगी करने देने वाले खिलाड़ी रहे, लेकिन खास तौर पर उनकी कारकर्दगी में खास बात यह थी कि मैक्सवेल को उन्होंने जकड़े रखा है। तीनों मैचों में उन्होंने जकड़े रखा है, तीनों बार शिकार किया है। क्या खूबसूरत बॉलिंग की उन्होंने कि मद्दाह वहां ऑस्ट्रेलिया में बैठे भी उनकी तारीफ करते रहे कि उन्होंने मैक्सवेल को हिलने नहीं दिया, तीनों बार विकेट अपने नाम की। इसके साथ साथ हमारे दीगर फास्ट बॉलर्स भी हैं जिनकी कारकर्दगी काबिल जिक्र है। और हारिस की बात अगर अली उस दिन हमने कही थी कि ये वाले हारिस हमें ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल, परफॉर्मेंस वहां में कोई और हारिस रऊफ देखने को मिले हमें। बिल्कुल, हमेशा मिलती है उनको पजीराई हमेशा। और ये सख्त सर्कमस्टांसेस है जिसमें वो खेलते हैं और खिलाड़ी का तभी पता चलता है जब वो ऐसे सर्कमस्टांसेस में खेले जिसमें प्रेशर ज्यादा होता है। बहुत से लोग उम्मीदें लगाकर बैठे थे कि पाकिस्तानी टीम जीतेगी, लेकिन उनसे भी ज्यादा लोग थे जो कोई उम्मीद नहीं कर रहे थे पाकिस्तानी टीम से। उनको पता था कि इनकी कारकर्दगी पहले क्या रही है और अब वर्ल्ड चैंपियन से लड़ने जा रहे हैं तो क्या कारकर्दगी होगी इनकी। जी हाँ, ये जी मैच की विनिंग जो हमारी सिचुएशन है इस पर हमने बात करनी है। साथ सैयद मोहम्मद अवैस मौजूद हैं, सलीम खालिद साहब मौजूद है, तो इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सलीम खालिद साहब, तारीख रकम हो गई है जी, हमारे प्लेयर्स ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है, ऑस्ट्रेलिया को उसी के होम ग्राउंड पर शिकस्त दी है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, वाकई तारीख रकम हुई है। ऑस्ट्रेलिया को हराया, इससे पहले इंग्लैंड को हराया, तो मतलब क्रिकेट के मैदानों में जो मायूसी सी छाई हुई थी वो बिल्कुल एक छट गई है। काश इसी तरह आपके शहर से धुंध भी छट जाए। तो परफॉर्मेंस अच्छी है
पिछली जो सीरीज थी वो हमें जितवाई थी स्पिनर्स ने, ये सीरीज हमें जितवाई फास्ट बॉलर्स ने, और लग रहा है अगली में हमें जितवाए बैट्समैन। तो फिर ये एक टीम वर्क एक नजर आने लगा है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का आपने जिक्र किया कि हारिस ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म करते हैं, देखिए उसका रीजन ही है हारिस के पास है एक्सप्रेस पेस। तो उनको जब ऐसी पिचेस मिलती हैं जहां पर उनके लिए अच्छा होता है, हाइट भी अच्छी है, स्विंग भी हो रही है, स्पीड भी मिल रही है उनको, तो वहां तो हारिस के लिए लाइसेंस टू किल वाली बात है कि वो जाते हैं परफॉर्म करते। देखिए सारे ही फास्ट बॉलर हसनैन ने चले कि क्रिकेट ली, लेकिन बीच में सपोर्टिंग रोल उनका भी अच्छा रहा। अगर कोई ऐसा बॉलर होता कि बहुत ज्यादा पिट जाता है या उसके ऊपर अटैक करते तो कुछ हमारे लिए मसला हो सकता। चारों बॉलर्स की हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। फिर एक वीक लिंक था हमारा ओपनिंग बैटिंग, वो देखा आपने कि लग रहा था कि बस इनके पास अब ये डू और डाई वाला मामला था कि एक आध और नाकामी होती तो फिर बाहर हो जाते। लेकिन साइम और अब्दुल्ला ने जिस तरह अपनी क्रिटिसिज्म जो उनके ऊपर हो रही थी उसको पॉजिटिव वे में लेके अपनी खामियां दूर की और अच्छा आगाज पर आ गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। वरना हम तो कभी कभी ये भी डर जाते थे कि यार कहीं ये ना हो इतने रन पे भी टीम आउट हो जाए, लेकिन अच्छी ओपनिंग मिली तो उसके बाद हुआ तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रिजवान और पूरी तरह से ओपनिंग ने जो एक अच्छा स्टार्ट दिया था उसको इस्तेमाल किया हमने देखा रिजवान ने और बाबर ने। अवैस आप क्या देखते हैं, ऑलराउंड परफॉर्मेंस है जहां बैटिंग बॉलर्स इवन फील्डर्स कामयाब रहे हैं और फील्डर्स ने जो कोई भी कैच नहीं छोड़ा। दूसरे मैच में शाहीन शाह ने भी कैच छोड़ा था लेकिन उसके बाद फौरन विकेट ले ली थी। जो कम बैक किया जा रहा है बार बार पाकिस्तानी टीम की जानिब से, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि हम काफी मायूस नजर आ रहे थे पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया दौरे के हवाले से। और एक तो सबसे पहले मुबारकबाद आपको भी, कौम को भी, क्योंकि मच विन जोन सी आपको चाहिए थी। आपको पता जितने क्रिटिसिज्म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर हुआ है, चाहे आप कमेंटेटर्स की बात करें वो बहुत ज्यादा क्रिकेट बोर्ड पे बात करते थे। मैंने कहा ना कि जब भी आपने एक मैच की ट्यून अगर सेट करनी हो या देखनी हो ना ट्यून क्या चल रही है, तो आप कमेंटेटर्स को सुना करें कि वो किस तरीके से आपकी टीम को या तो ऊपर लेके जा रहे हैं नीचे लेके जा रहे हैं। वसीम भाई थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे होंगे क्योंकि पहले दिन मुझे याद है जब वो कमेंट्री हो रही थी तो बड़ा वो ना थोड़ा सा खामोश थे, ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आगे मैचेस बढ़े तो आपके सामने जो रिजल्ट आया, यही चीज पाकिस्तान टीम जानी जाती है। जब एक जेलअप स्क्वाड आपको नजर आए, वन ऑफ द डेंजरस टीम इसलिए कहा जाता है कि अनएक्सपेक्टेड टीम है, कि वो कभी भी ऐसा स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक करती है कि आपके क्रिटिक्स को शट अप कर देती है वो। और जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी यहाँ पर, सलीम भाई एक बात कर रहे थे हसनैन की, मुझे सबसे अच्छा अगर मैं बॉलिंग स्पेल की बात करूं, आपके शाहीन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हारिस ऑब्वियसली डाउट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स थे। हसनैन का मुझे सिर्फ एक चीज अच्छी लगी थी, वो ये था कि स्टोनिस ने, आपको याद है, इनको बैन करवाया था थ्रो वाले मामले पे, जो उन्होंने इशारा किया था कि थ्रो अपना ये कर रहा है तो इसको जी अपना एक्शन को उनसे रिपोर्ट किया गया था। एक साल के बाद वो वापस आता है, स्टोनिस को आउट करता है कल के मैच में। वो जो एग्रेशन था वो नजर आ रहा था कि डेस्परेशन कितनी थी। ये चीज होती है जब आप एक फास्ट बॉलर को इतना लंबा ब्रेक देते हो। फास्ट बॉलर क्योंकि एग्रेशन से भरा होता है, बेचारा मेहनत करके ऊपर आता है। यही आपके दूसरे फास्ट बॉलर से भी एक्सपेक्टेड। और जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, शाहीन की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी का आपको पता है फिटनेस का इशू था, परफॉर्म नहीं कर रहे, बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दी हैं। नसीम की बात करें, कलेक्टिव आपकी टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ दिखाई है। बैटिंग के अंदर थोड़ा सा स्टिल में बैट्समैन आपके जिस तरीके से अब्दुल्ला शफीक की बात करें, साइम की बात करें, वो ओपनर्स बड़ा तगड़ा परफॉर्म करते हुए। लेकिन क्रिटिसिज्म नहीं है, बस एक कंस्ट्रक्टेड कह रहा हूँ कि जिस वक्त आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं तो चले स्कोर ऐसा था ना कि आपने रन बॉल अपना चेज वगैरह करना था, लेकिन जब आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, स्टिल मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को उस पर काम करने की जरूरत है। हमें 5, 6, 7 को टच करना पड़ेगा पावर प्ले के अंदर। अभी भी हम वही 3-4 रन पर ओवर चल रहे हैं। बेशक उनकी बॉलिंग अच्छी अपनी जगह है, लेकिन जो अटैकिंग मोड क्रिकेट है, फिर मैं कहता हूँ कि हमें खेलनी पड़ेगी। बाबर आजम की बात करें, वो भी आपको कल नजर आया, बॉडी लैंग्वेज से थोड़ा रिलैक्स नजर आपको आ रहे थे। कल जो उन्होंने शॉर्ट सिलेक्शन खेली है, क्लोज टू द बॉडी वो बॉल को ले रहे हैं। ये चीज पाकिस्तान की आगे अल्लाह करे कि यही चलती हुई है। थोड़ा सा एक बस रिक्वेस्ट है क्रिकेट बोर्ड से कि जब भी आप एक सीरीज रखते हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इसके बाद पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे जाना, चले उसमें आपके मेन प्लेयर्स हैं नहीं, उसके बाद आपने साउथ अफ्रीका जाना है। एटलीस्ट साउथ अफ्रीका कम से कम आप लड़कों को 10 दिन पहले भेज दें, 15 दिन पहले भेज दें। पहले तो 20-20 दिन पहले आप भेजते थे। कम से कम 1-2 उनको वार्म अप मैचेस मिल जाए, क्योंकि उन कंडीशंस को यूज्ड टू हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस टोटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू साउथ अफ्रीका। जहां पर कल हमने मैच खेला है, ये आपको पता है एक नया स्टेडियम है। इसके अलावा जो पर्थ का जो वाका स्टेडियम था, प्रॉपर जो स्टेडियम था, वो तो वन ऑफ द दुनिया की तेज तरीन विकेट थी, वो डिफरेंट चैप्टर था।
तो आपने विकेट्स को देखना होता है, तो इसलिए कम से कम 15-20 दिन ठीक। पहले चले जाएं ताकि आपके लड़के ज्यादा यूज्ड हो जाएं। सही है। अच्छा सलीम खालिद साहब, जिस तरह से अभी वैसे बात की कि जेल अप स्क्वाड नजर आया, हमें यूनिटी नजर आई टीम में, जो भी था प्लेयर वो परफॉर्म कर रहा था, हमारे बैटर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, इवन के साइम अयूब का भी अभी जिक्र हुआ, वो भी कोई डिफरेंट वाले साइम अयूब भी दूसरे तीसरे मैच में हमें दिखे। इसके साथ साथ बॉलर्स की बात करें तो वो तो छाए रहे, फील्डिंग में क्या कमाल किया, रिजवान ने दूसरे मैच में 6 कैच जैसे पकड़े। तो रिजवान की कैप्टेंसी का कुछ फर्क था, मतलब जो हमने स्क्वाड में ये तब्दीली देखी, जो जेलन स्क्वाड था, जो सब मिलकर एक ही फतह के लिए काम कर रहे थे और हम उसमें कामयाब भी हुए, इस पर क्या कहेंगे आप? 100% रिजवान की कैप्टनसी पे बहुत फर्क था, क्योंकि देखिए प्लेयर्स तकरीबन वही हैं जो खेल रहे थे। कैप्टन चेंज हुआ है आपका। शाहीन आफरीदी को बाबर से ये था गिला कि इन्होंने कैप्टनसी क्यों एक्सेप्ट की, बाबर को भी शाहीन से ये था कि पहले इसने क्यों कैप्टनसी एक्सेप्ट की। तो कहीं ना कहीं टीम में एक इश्यूज थे ऐसे, जो प्लेयर एक दूसरे के दोस्त थे, बाद में कैप्टनसी के चक्कर में एक दूसरे से उनकी लड़ाइयां हुई, तो कुछ नजर आ रहा था कि वो टीम जेल नहीं हो पा रही। तो फिर ये जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है, इन्होंने स्टेप लिया, इन्होंने आके पहले तो प्लेयर्स पावर खत्म करने के लिए बारी बारी प्लेयर्स को उन्होंने रेस्ट दिया, जो समझते थे कि हमें बिठाया ही नहीं जा सकता। उनकी ईगो जो थी वो थोड़ी सी उन्होंने कम की उधर आके कि नहीं भाई, अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो आप भी बाहर हो सकते हो। तो दूसरों को भी मैसेज दिया कि यार परफॉर्मेंस है तो आप खेलोगे। उसके बाद फिर जब ये वापस आए तो इन प्लेयर के ऊपर भी था कि यार हमें अब तक अपने आप को प्रूव भी करना है, तो वो उन्होंने किया। और डेफिनेटली रिजवान का बड़ा उसमें किरदार है, रिजवान का बड़ा अच्छा बिहेवियर रहता है प्लेयर्स के साथ और बड़ा जी। सलीम साहब, हम अब ऐसे जानते हैं इसी चीज़ के बारे में कप्तानी के हवाले से, रिजवान की कप्तानी अवैस आपने देखी, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि सीरीज में वो प्रेशर नहीं होता जो टूर्नामेंट्स में होता है। आपको क्या लगता है, क्या इसी तरह से रिजवान अपनी कारकर्दगी दिखाते रहेंगे? क्योंकि वाकई कप्तान का किरदार बहुत ज़्यादा होता है फील्ड के अंदर। तो हमने देखा कि यकजहती नजर आई, इवन अपनी विक्ट्री स्पीच में भी रिजवान ने मेंशन किया कि ये एक टीम वर्क का नतीजा है। देखें, इंडिविजुअली अगर मैं प्लेयर की बात करूं, ऑब्वियसली वो किसी ना किसी रोल उसको पता होता है कि मेरा रोल क्या डिफाइन हुआ मैच से पहले जो मीटिंग आपकी होती है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा जो कप्तान की बॉडी लैंग्वेज है आपकी, यहाँ 23 करोड़ या तो शायद 24 करोड़ हो गए, 26 हो गया, उसकी बॉडी लैंग्वेज है जो पीछे आवाम बैठी है, वो उसको देखती है। जहां पर उसकी बॉडी लैंग्वेज नीचे होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज नीचे, ऑब्वियसली आपकी आवाम की बॉडी लैंग्वेज गिर जाती है, सवालात उठाने लग पड़ते हैं। इतनी चैलेंजिंग पोजीशन के अंदर मैंने कहा ना कि जो कमेंटेटर्स हैं वो भी बात कर रहे थे क्रिकेट बोर्ड के अंदर जितनी चेंजेस हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, आप 15 रुकनी जो स्क्वाड आप सिलेक्ट करते हो उसमें आपकी अमल दखल है कोई नहीं। आपको एक स्क्वाड दिया जाता है, उसमें से आपने प्लेइंग 11 निकालनी है, उसको आपने चलाना है कि यार ये टीम मैंने चलानी है। उसके अंदर आपको एक चैलेंजिंग पोजीशन होती है, आप साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। मैंने कहा ना कि जितना रिजवान भाई को जानता हूँ या काम किया है, जो मुझे आइडिया रिजवान भाई का, वो मुझे नहीं लगता कि बहुत अरसे तक इस चीज पे राजी रहेंगे कि ठीक है आप मुझे टीम दे दें, मैं टीम को चलाऊंगा। क्यों ना कहीं जब आप टूर्नामेंट की बात करते हैं, जो आपने बात की, टूर्नामेंट एक टीम जीतती है, एक प्लेयर नहीं जीतता इंडिविजुअली। कप्तान तो लीड करता है, लेकिन आपको टीम चाहिए टूर्नामेंट जीतने वाली है। जिस तरीके से जेलब स्क्वाड जा रहा है, ऑब्वियसली बहुत तगड़ा स्क्वाड है, लेकिन एक चीज मुझे कल तो हम कह सकते हैं ना वैस की जो ग्रुपिंग हम पहले देख रहे थे वो रिजवान की कैप्टनसी के बाद फिलहाल हमें खत्म हुई हुई दिखाई दी, क्योंकि तीसरे आखिरी मैच में हमने देखा कि वो शाहीन के अंगूठे पे जब बॉल लगी तो फिजियो से पहले बाबर आजम लपक गए उनकी तरफ और उनकी वो हेल्प करने के लिए पहुंच गए। तो बज़ाहिर तो लग रहा है कि जो ग्रुपिंग पहले थी वो अब नहीं है। बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ा है इस पे और टीम का माहौल अच्छा हुआ है। अगर आपको पता होगा, मैं काफी अर्से से मैं भी ये बात बोल रहा था, दूसरे लोग भी बोल रहे थे कि देखो जरूरत इस बात की सबको एक जगह बिठाएं, इनको बोले यार जो तुम्हारे जहन में बात है वो निकालो और उसके बाद फिर एक मकसद रखो कि टीम के लिए परफॉर्म करो। लेकिन पता नहीं पीसीबी और दूसरे लोग तो इस मामले को दानस्ता उन्होंने छोड़ा हुआ था या क्या था, लेकिन जब पानी सर से ऊपर हुआ तो उनको आइडिया हुआ कि यार अब तो मामला बहुत खराब हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने शायद स्टेप्स लिए कुछ। तो वही टीम है ना, देखें आप कौन सा इसमें बहुत बड़ा मेजर कोई चेंज आई है हमारी वनडे टीम में कि भाई ये बंदा आ गया, ये खेल नहीं रहा था, वही लड़के खेल रहे हैं और वही लड़के परफॉर्म करके दे रहे हैं। आप तो शाहीन की बॉलिंग में आप देखें, पुरानी वाली काट नजर आ रही है, स्विंग भी उनकी आ रही है, स्पीड भी आ रही है, हारिस भी अच्छा परफॉर्म करे। हाँ, हारिस भी नाराज थे पहले, आपको पता होगा उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हुआ, उनके साथ क्या कुछ हुआ था, काफी दिल में वो बातें लिए बैठे थे। लेकिन एक चीज का क्रेडिट हमें आकिब जावेद को भी देना चाहिए कि उन्होंने भी काफी पीछे उनका भी काम चल रहा है टेस्ट सीरीज में विकेट वगैरह का। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो कई लड़के ऐसे हैं जो उन्हीं के हाथ के बनाए हुए हैं, जैसे हारिस रऊफ है। हारिस रऊफ तो प्योरली लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है। वो उनके ट्रायल में बॉलिंग करने आए थे, वहां से उनको देखा,
सेलेक्ट किया और फिर वो जो आसिफ राना, समीम राना, उन लोगों ने फिर आकिब जावेद के हवाले किया। उन्होंने देखा तो अब आकिब जावेद हेड कोच सलीम साहब, आकिब साहब को कुछ ना कुछ तो क्रेडिट देना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन जहां पर हम देख रहे हैं स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स की, पहले स्पिनर्स का इस्तेमाल किया, टेस्ट सीरीज जीत गए, अब फास्ट बॉलर्स का इस्तेमाल किया तो वनडे सीरीज जीत गए। तो कहीं ना कहीं हमें ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ जबरदस्त हो रहा है, कुछ ना कुछ सिलेक्शन में ठीक हो रहा है, जिसकी वजह से हम सीरीज पे सीरीज जीतते जा रहे हैं। लेकिन अब हमने मैच की बात कर ली, शानदार कारकर्दगी का जो मुजाहरा किया पाकिस्तानी टीम ने, उस पर तो बात हो गई, लेकिन क्रिकेट डिप्लोमेसी पर बात करते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते जुमे के रोज भारतीय मीडिया ने वावेला किया कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रही है, जिस पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि तहरीरी तौर पर कुछ आएगा तो ही वो फैसला करेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, हमारे से आज के दिन तक, इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। कोई भी खेल दुनिया में हो, उसमें इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और आपके सामने है कि जो हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां कर रहे हैं वो हम इसी तरह इंशाल्लाह जारी रखेंगे और इंशाल्लाह ताला एक कामयाब इवेंट होगा। तैयारियां की जा रही हैं, तो देखते हैं। अभी तक उस वक्त तक कोई बात नहीं की गई थी और फिर भारत के इनकार के बाद पीसीबी ने हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता कर लिया। हुकूमत पाकिस्तान ने भारत को एक करारा जवाब देने पर गौर शुरू कर दिया अब, और जरा ये कह रहे हैं कि अगर इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी तो पाकिस्तानी टीम किसी भी आईसीसी इवेंट में शिरकत के लिए भारत नहीं भेजी जाएगी। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक भारत हमेशा खेल के साथ खिलवाड़ करता है और चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस यहाँ कराने के मौके पर वो डटे रहेंगे। इस पर भी कमेंट ले लेते हैं। सलीम खालिद साहब, अब जो बात सामने आ रही है, भारतीय मीडिया वावेला कर रहा है कि टीम नहीं आएगी, और जो मोहसिन नकवी साहब का कमेंट है इसके ऊपर कि हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात नहीं हुई और ना ही ऐसा सोचा जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? मोहसिन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो मेरी इत्तलात है वो भी यही है कि इवन अब तक पाकिस्तान ने यूएई से भी कोई अप्रोच नहीं किया है बाकायदा तौर पर कि भाई हम यहाँ पे आईसीसी ने अपने तौर पर कोई बात की हो तो की हो, लेकिन इस बार वाकई पीसीबी डट गया है। पहले तो होता था कि मीडिया में तासुर दिया जाता था कि भाई ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, होता नहीं था, लेकिन इस बार नकवी साहब हैं, ये वाकई कुछ ऐसे स्टेप्स इन्होंने लिए हैं कि इंडिया को थोड़ा सा एक मैसेज भी चला गया है। हो सकता है कोई लीगल एक्शन भी हो, लीगल एक्शन से कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा फायदा पड़ जाए, लेकिन पहले जब एक दो दफा पाकिस्तान ने लीगल नोटिस भेजा तो उससे कम से कम एक तासुर जाता है कि हाँ यार ये लोग लड़ रहे हैं अपने हकूक के लिए, अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे तो क्या होगा। सबसे अच्छी बात है कि हम लोगों को अपनी टीम भी नहीं भेजनी चाहिए। मैं अभी वर्ल्ड कप में इंडिया गया था तो वहाँ पे भी यही बात मजाक में भी लोगों ने एक दो कही थी कि यार हमारी टीम तो जाती नहीं है, आपकी टीम हमारे यहाँ हमेशा खेलने आ जाती है। तो हो सकता है कि अब जब आईसीसी का कोई इवेंट हो इंडिया में तो उस वक्त पाकिस्तान भी बोले कि भाई हम नहीं भेज रहे, टीम हमारी गवर्नमेंट मना कर दी है। तो जिन बेसिस पे आईसीसी इंडिया को अलाउ कर देती है वही बेसिस अगर हम लोग करें तो फिर हमको भी कैसे कहेंगे, हम भी बोलेंगे हाइब्रिड मॉडल करो भाई। तो फिर ये इस दफा अगर ये टक्कर दे रहे हैं इंडिया को, और मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, कभी ना कभी आपको एक जवाब देना चाहिए भरपूर। अवैस, आप क्या कहते हैं, हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? मोहसिन नकवी तो बहुत सख्त स्टांस ले रहे हैं इस वक्त, और लेना भी चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है बहुत सी टीम्स आकर खेल चुकी हैं, इंग्लिश टीम आकर सीरीज खेल चुकी है, न्यूजीलैंड की टीम खेल चुकी है। तो जब वो टीमें आ सकती हैं जिनको पहले एतराज़ था और फिर उन्होंने आकर खेला भी, तो इंडिया क्यों नहीं आ सकती है? आपको लगता है हाइब्रिड निज़ाम की तरफ हमें अब जाना चाहिए या डटे रहना चाहिए? कुछ महीना शायद हो गया, मैं देख रहा था अपना वीलॉग जिसमें उन्होंने एक पोल किया था पूरे इंडिया के अंदर जिसमें कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। जनरल पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ तो 78% पब्लिक ने कहा था, या 82 था आई गेस, कि हमें पाकिस्तान खेलने जाना चाहिए। अगर आप क्रिकेटर से बात करें जो इंडिया के हैं, जो लड़के यहाँ तो आईपीएल खेल रहे हैं या इंडियन क्रिकेटिंग की बात मैं कर रहा हूँ, जो मुझे भी न्यूज मिलती है, ऑब्वियसली सलीम भाई को बेहतर पता होगा, वो पाकिस्तान आके खेलना चाहते हैं, उनको कोई इशू नहीं है। मसला वही सारा का सारा गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, जो भी मामला हैं वो बीच में आ जाते हैं। यही बात उनके कप्तान ने भी कही, रोहित शर्मा ने भी यही कही कि हमें कोई मसला नहीं है, हमें, लेकिन ये फैसले उन्होंने नहीं करने बल्कि भारतीय बोर्ड ने करने हैं, जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, एक अल्फाज यूज करूंगा रिजिड की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से रिजिड रहेगा, जितना टाइम रहेगा वही हमें फायदा है। देखिए ना, आपके पास एक पूरी केस स्टडी मौजूद है। जब एक बड़ा इवेंट दिया जाता है किसी भी मुल्क को, तो याद रखें कि खाली चाहे वो क्रिकेट की बात करो, क्रिकेट नहीं देखी जाती, देखा जाता है कि उस टेन्योर के अंदर या साल दो के अंदर कितने कितने बड़े इवेंट्स वहां पर हो चुके हैं और किस तरीके से सक्सेसफुल हुए। आपके पास बेशुमार पड़े हुए हैं, क्रिकेट के अलावा भी बहुत से इवेंट्स पड़े हुए हैं। फुटबॉल की बात कर लो, आईटीएफ
आपको पता है टेनिस फेडरेशन की बात करें, यहाँ पर इनके मिक्स मार्शल आर्ट्स वाले प्लेयर्स आए हुए थे, 1000 चीजें आपकी पड़ी नहीं है, उनको तो कोई मसला नहीं था। ये पता नहीं कौन सी फिर दुनिया से उतरे हुए जो उनको इशू के दौरान हो रहा है। जय शाह के ऊपर सबसे बड़ी जो इस वक्त जिम्मेदारी है, तलवार मैं कहता हूँ लटक रही है, वो ये है कि आप आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हो। 22 से जाके आईसीसी के अंदर आप किस तरीके से दिखाते हो, आप किस तरीके से वहां पर उस चीज को फैसले को रखते हो कि नहीं यार पाकिस्तान में अगर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, हमने तो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं मांगी, आईसीसी ने पाकिस्तान को दी थी। यहाँ पर आके आईसीसी का वफद उसको अप्रूव भी कर चुका है, बजट अप्रूव हो चुका है, हाँ सारे मामलात हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा अच्छा चल रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब तक चैंपियंस ट्रॉफी की डेट्स फाइनलाइज नहीं होती, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर भी लाइजोनिंग रखनी पड़ेगी क्रिकेट बोर्ड्स के साथ। जो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बड़ी क्लोज वर्किंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज फिर आड़े आ जाती है। आईपीएल की बात करें तो ब्लैकमेलिंग आपको सबको पता है पूरी दुनिया के अंदर। ई क्रिकेट की बात करो, ब्लैकमेल करते हैं उनके प्लेयर्स को, तो बाइस्ड भी हैं और ब्लैकमेल भी करते हैं, ये तो सारा बिल्कुल हमें पता है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे, सलीम खालिक साहब मौजूद थे। हमारे जो क्रिकेट शायकीन हैं उनकी तस्कीन के लिए सबसे पहले क्रिकेट पर ही बात की है, क्योंकि 22 साल बाद हमने ये फतह हासिल की थी और जो ओवरऑल सिचुएशन थी उसको हमने डिस्कस कर लिया। जी ब्रेक पर जाने से पहले हमने इंपॉर्टेंट बात करनी है जिसका हमने आगाज में भी जिक्र किया था, जी स्मॉग की बात करनी है। आलूदा तरीन शहरों की जो फहरिस्त है उसमें आज लाहौर टॉप पर नहीं है, वैसे बड़े अरसे से टॉप पर चल रहा था, मुल्तान इस वक्त सरे फहरिस्त है। और स्मॉग के बायस शहरी जो है वो बहुत ज्यादा सीने में जलन महसूस कर रहे हैं, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, कुछ स्किन इन्फेक्शंस भी आ रही हैं। इसके साथ साथ एक बार फिर से स्मॉग इमरजेंसी का जिक्र हो रहा है। जी गवर्नर पंजाब ने एक बार फिर से इसका मुतालबा किया और वो कह रहे हैं कि स्मॉग इमरजेंसी लगाई जाए। गवर्नमेंट ने बहुत सारी एफर्ट्स की, अली हमने देखा कि ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, स्कूलों से छुट्टियां दी गई, बच्चे फिर भी बाहर खेल रहे हैं और ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम का कहा गया। ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं है, अब खैबर पख्तूनख्वा तक जा रहा है ये सिलसिला और खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर भी तीसरे नंबर पर है। इससे पहले हमने देखा क्योंकि AQI जो है वो बदलता रहता है, तो लाहौर तीसरे नंबर पर था जब सुबह उठकर मैंने देखा और मैं हैरान रह गया कि पेशावर जो है उस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर चला गया था। तो ये देखना कि सिर्फ पंजाब या लाहौर तक ये स्मॉग महदूद है, ये अब आप नोटिस करें कि दीगर शहरों में भी फैल रहा है, लेकिन फिलहाल लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। अफजाल तालिब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजाल तालिब, आपने तो सेफ्टी मेजर्स पूरे लिए हुए हैं, बेहतरीन तरीके से आपने मास्क जो है पहना हुआ है, आपको वैसे नजर आ रहा है लोगों ने कुछ एहतियाती तदाबीर अपनानी शुरू कर दी हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है, आप कहाँ मौजूद हैं? आप सुन पा रहे हैं अफजाल? अफजाल से हमारा राब्ता भी नहीं हो पा रहा है। हम देख रहे हैं अफजाल के पीछे कुछ नजर ही नहीं आ रहा और कुछ लोग इसे फॉग समझ रहे हैं, कुछ स्मॉग समझ रहे हैं, अल्लाह जाने क्या है, क्योंकि सूरत हाल इतनी गंभीर हो चुकी है। बाहर निकल के आप देखते हैं कि कितना पहले शुरू में निकला करते थे, देखते थे क्या खुशगवार मौसम है, बहुत मजा आ रहा है, सांस लेने को दिल करता था, ठंडी ठंडी सांस आती थी गर्मियों के बाद। लेकिन अब सांस लेते हैं तो गले में खराश शुरू हो जाती है, आंखों में जलन शुरू हो जाती है। ये जो पांचवा मौसम है ना बहुत खतरनाक है, ऑफिशियली डिक्लेयर कर दें स्मॉग को आपके ये पांचवा मौसम है, क्योंकि इसने बड़ा गर्क करके रख दिया। जिस तरह से अली कह रहे हैं कि बाहर फिजा में सांस लेने को जी चाहता था, अब आप सांस लें तो आपको पता लग जाता है कि आप कहीं क्या कहाँ खड़े हैं। भाई इतनी आलूदा फिजा है, बाकायदा अब आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे में बात होना शुरू हो गई। पहले लोगों को नहीं मालूम था, पहले जब डॉक्टर के पास जाया करते थे डॉक्टर कहते थे ये मौसमी तब्दीली है, आपको मौसम से एलर्जी है, जैसी सर्दियां आती हैं तो आपको पता है आपका मौसम आपका जिस्म एडजस्ट करता है उसके साथ, तो नज़ला जुकाम तो होगा ही। लेकिन अब ये सूरत हाल नहीं है, अब लोगों को हकीकत पता चलना शुरू हो गई है। बाकी मौसमों में अगर तब्दीली नहीं आती है और बाकी मौसमों में अगर आप बीमार नहीं होते तो सर्दियों में क्यों होते हैं भाई? तो सर्दियों में आप स्मॉग की वजह से बीमार होते हैं। अफजाल एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। अफजाल, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है जी। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं, क्या लोग फॉलो कर रहे हैं जो हुकूमत की जानिब से इकदाम का कहा जा रहा है या नहीं? आज बिल्कुल लाहौर में जो इस टाइम सूरत हाल है गुज़श्ता 2-3 रोज़ से तो ख़ास तौर पर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इंतहाई ख़तरनाक हद तक जो है वो पहुंच चुकी है। 3-4 रोज़ से सूरज की किरणें भी ज़मीन पर नहीं पहुंच पा रही। इस वक्त लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 557 रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन शहर के डिफरेंट एरिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स से मुख्तलिफ है। इस तरीके से जो है कैवली ग्राउंड पर 1000 जो है 7 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड की गई है जो है की गई है। इस तरीके से मरातवाई रोड पर जो है 870 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, लेकिन औसतन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 562 रिकॉर्ड की गई है।
इस तमाम सूरत जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। मैं इनका यही कहना है कि चूँकि इस तमाम सूरत से बचने के लिए चूँकि अल्लाह की तरफ से बारिश और हवा भी नहीं चल रही, चूँकि नवंबर और दिसंबर में ख़ासतौर पर जो है वो हवा और बारिश का जो है फुकदान होता है, मौसमी तब्दीली आने की वजह से नहीं चलती, हवा भी नहीं चलती और बारिश भी नहीं होती। यही वजह कि स्मोग की सूरत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो इस तमाम सूरत से बचने भाई जो हल है वो यही हल है कि लोग जो हैं वो घरों में रहें, मास्क का इस्तेमाल करें और ग्लासेस का इस्तेमाल करें, तभी इन बीमारियों से बचा जा सकता है। दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब ने जो अहकाम जारी किए हैं, SOP जारी किए हैं स्मोक के हवाले से, लाहौर के तमाम तफरीह मकामात और पार्कों को जो है वो 17 नवंबर तक जो है बंद कर दिया गया है। अच्छा, पर मीटिंगें की जा रही हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन जो सबसे बड़ा एलिमेंट है कि वो स्मोक को पैदा करने का बायस बनता है, उसकी रोकथाम के लिए इकदाम किए गए हैं। इसी तरीके से जो शहर में हैवी ट्रैफिक जो है ख़ासतौर पर जो लाहौर में दाखिले पर 3 रोज़ के लिए पाबंदी कर दी है। जुम्मा हफ्ता इतवार को के रोज़ जो है वो शहर में हैवी ट्रैफिक दाखिल नहीं हो सकती, जबकि आम दिनों में रात 12 बजे के बाद जो उनको अलाउ किया गया है। शहर में जो है तमाम तमीराती काम जो मखसूस एरिया जिनमें स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया वहाँ तमीराती काम बंद है, जबकि जो है बारबेक्यूज के हवाले से भी SOP जारी किए गए। लोगों के इस पर हाल अमल दरामद नहीं हो रहा। हमें बज़ाहिर नहीं लग रहा कि लोग अमल दरामद नहीं करें। हुकूमत तो बहुत सारी चीजें कह रही है कि ये इकदामात हैं किए जाने चाहिए, और देखते हैं कि क्या हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन का तो नहीं सोच रही, क्योंकि एक बार फिर से स्मॉग इमरजेंसी का कह दिया गया। बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब, आप ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें अपडेट करते हैं। इसी के साथ हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। जैसा कि मज़े की मुलाकातें, मज़े के गेस्ट जो हैं वो हम आपको मिलवाते हैं, तो इस बार एक्सप्रेसो में हमारे साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि तीसरी बार स्नूकर चैंपियन बनने वाले मोहम्मद आसिफ मौजूद हैं। मोहम्मद आसिफ ने IBS आलमी स्नूकर चैंपियनशिप के सनसनीखेज फन में ईरान के अली गौसलो को 5-3 से शिकस्त देकर आलमी टाइटल अपने नाम किया, और मोहम्मद आसिफ ने 9 फ्रेम्स पर मुश्तमिल फाइनल में शानदार कारकर्दगी का तसलसल जारी रखते हुए हरीफ खिलाड़ी को बेबस करके रख दिया था। फतह आपने नाम की उन्होंने। मोहम्मद आसिफ ने इस फतह के साथ ही भारत के पंकज अडवाणी का 3 मरतबा आलमी टाइटल जीतने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। वेल डन मोहम्मद आसिफ। आप है ना इनकी जो कारकर्दगी है और पिछली जो इस टूर्नामेंट में और पिछले टूर्नामेंट्स में जो कारकर्दगी रही है उसके मुतालिक भी इनसे जानते हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये देखिए कि इन्होंने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी QS ने इस टूर्नामेंट में 6 सेंचुरी ब्रेक करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। जी हाँ बिल्कुल। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले 42 साल मोहम्मद आसिफ ने पहली मरतबा 2012 में IBS आलमी स्नूकर चैंपियनशिप जीती थी, जबकि 2019 में दूसरी दफा और अब 2024 में तीसरी बार स्नूकर के आलमी चैंपियन होने का एजाज हासिल कर लिया है। मजीद उनकी इस शानदार कामयाबी पर उन्हीं से बात कर लेते हैं। मोहम्मद आसिफ स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन हमारे साथ ही मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मोहम्मद आसिफ। सबसे पहले तो एक्सप्रेसो में आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत ज्यादा आपको मुबारकबाद हो जी। तीसरी बार आलमी चैंपियन आप बने और आपने भारतीय खिलाड़ी का जो रिकॉर्ड बराबर किया है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये? देखें, मैं टाइटल जीता अल्हम्दुलिल्लाह, और इंडिया के प्लेयर को 3 टाइटल थे पंकज अडवाणी के, जो कि खुद एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने वो रिकॉर्ड जो है वो बराबर कर दिया। अच्छा, आपसे बताइएगा गुज़िश्ता और मौजूदा टाइटल में क्या मुख्तलिफ था? किस खिलाड़ी के साथ मुकाबला सबसे मुश्किल रहा आपका? देखिए जी, मौजूदा टाइटल जो है वो कोई मुख्तलिफ नहीं, वही टाइटल था, लेकिन ये था कि इस दफा दोबारा से काफी टफ कंपटीशन देखने को मिला, और उसमें जो मुश्किल मैच है वो सेमीफाइनल जो है वो काफी मुश्किल सिचुएशन में आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने वो विन किया और फाइनल विन किया, और इंडिया के पंकज अडवाणी का जो 3 बार का रिकॉर्ड था वो उसको बराबर। जबरदस्त। ये अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई स्नूकर की कोई खास स्पेशल टेक्निक है जिसका यूज करते हैं, या फिर जो कंपटीशन होता है, मुकाबला होता है, उसमें ही मौजूद जो खिलाड़ी है उसको देखकर अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं? देखें जी, टेक्निक सबके पास होती है। ये होता है कि दूसरे अपोनेंट प्लेयर को देख के फिर उसकी गेम की चीजें उसको ऑब्जर्व करना होता है, और पहले उसकी गेम को वॉच करता है बंदा कि यार ये प्लेयर किस लेवल का प्लेयर है, ये इसकी क्या खूबियां हैं, क्या चीजें हैं जिस पे मैं उसको सबकत हासिल करूंगा उस पे। तो ये थोड़ा सा उसको देखना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उसको वॉच किया, पहले उसके मैचेस देखे थोड़े से, तो उससे मुझे काफी हेल्प हुई। आसिफ, इसमें इस टूर्नामेंट में आपने 6 सेंचुरियां स्कोर की हैं, क्या ये भी रिकॉर्ड है? जी बिल्कुल।
इस चैंपियनशिप में मैं अल्हम्दुलिल्लाह 6 बार सेंचुरी ब्रेक किया और बहुत सारे ब्रेक, तकरीबन 30 फ्रेम थे मेरे जो मैंने विन किए, और उसमें से 21 जो है उसमें मेरे ब्रेक से 70, 90, 80 और 600 थे। वाह वाह वाह। अच्छा, वैसे आप भी बहुत सारे लोगों के फेवरेट हैं, लेकिन आपका फेवरेट कौन है मौजूदा और साबिक स्नूकर लेजेंड्स में से? देखिए जी, प्रोफेशनल में बहुत सारे प्लेयर हैं ऐसे जो सबके फेवरेट है। रॉनी मैं समझता हूँ कि वो ऑलमोस्ट सबका भी फेवरेट प्लेयर है, लेकिन उसके बाद अगर मेरे फेवरेट प्लेयर्स में आता है तो वो जॉन हिगिंस है और मार्क सेल्बी है। वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको देख के गेम के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलती है, बहुत सारा सीखने को मिलता है। राइट, तो ये बताइएगा आसिफ, जीत के बाद क्या जितनी उम्मीद थी उतनी पजीराई मिली है? किसी जिम्मेदार हुकूमती शख्सियत की जानिब से आपसे राब्ता किया गया है? जी अभी तक मेरे से तो कोई राब्ता नहीं हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी, प्लेयर का काम है अपना गेम खेलना और पाकिस्तान के लिए मेडल लाना। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने एंड से पूरा कर दिया। अब मैं जो गवर्नमेंट है उनसे उम्मीद करता हूं कि वो इस चीज पे काम करें। जरूर, इंशाल्लाह बिल्कुल किया जाना चाहिए, जरूरी भी है। अच्छा, आप ये बताएं कि कोई और स्नूकर का ऐसा रिकॉर्ड है जो आप बनाने का ख्वाब देखते हो या आपने डिसाइड किया हो कि ये रिकॉर्ड भी मैंने बनाना है? देखिए जी, ख्वाब इंसान बहुत देखता है इंसान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जो एक प्लेयर को जितनी अचीवमेंट हासिल करना चाह रहा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने शायद उतनी तो मैंने कर ही ली है कि जो किसी का ख्वाब हो, कोई एक बार जीतने का ख्वाब रखता है, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 बार जीत चुका हूँ, 2 दफा टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुका हूँ। तो मेरे मेडल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टाइटल बहुत जीत लिए हैं, और मैं अभी इस पे ये खत्म नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह आगे भी इसी को जारी सारी रखूंगा और कोशिश करूंगा कि दोबारा से ये टाइटल जो है वो अपने नाम। 3 बार आलमी चैंपियन बनने के बाद कौन सा टाइटल जीतना रह जाएगा? पाकिस्तान में ये बताइए कि आपको स्नूकर का कितना टैलेंट लगता है कि मौजूद है, और इस खेल का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? देखिए जी, टैलेंट हमारे पास हर गेम में बहुत है, स्नूकर में तो बेशुमार टैलेंट है, लेकिन बात वही है कि जब तक उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, तब तक उनकी जो परेशानियां हैं उनको खत्म नहीं किया जाएगा, तो तब तक वो प्लेयरों का ऊपर आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हर प्लेयर इस लेवल पे जाके अपने आप को मैं समझता हूँ कि संभाल नहीं पाता ऊपर जाके। तो इसलिए जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी तो तब तक ये मुश्किल है, और एकेडमी होगी तो उसमें और मजीद उनको ज्यादा चांस मिलेगा खेलने का। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा आसिफ, बहुत सारे यंग स्नूकर प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके आप आइडियल हैं, उन्हें कोई मैसेज देंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि सिर्फ स्नूकर नहीं, तमाम स्पोर्ट्स में जितने भी नए आने वाले हैं, मैं उनको हमेशा यही कहूंगा कि अपनी मेहनत पे, अपनी काबिलियत पे यकीन रखो और मेहनत करते रहो। कभी भी उसका फौरी रिस्पांस जो है ना, वो नहीं सोचना कि यार मैं इतना टाइम गुजर गया और मुझे कोई अचीवमेंट हासिल नहीं हुई। जब इंसान दिल से मेहनत करता है तो उसको अचीवमेंट मिल जाती है। तो अपने सच्चे दिल से अपने काम पे लगे रहो, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इंशाल्लाह वो भी चैंपियन बने। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ हमसे गुफ्तगू करने के लिए। आसिफ की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है, आपको अपने तई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहना चाहिए, पजीराई की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक खिलाड़ी का काम है खेलना, और जब कोई उसको खेलता हुआ देखेगा, जो उसमें इंटरेस्टेड होगा, वो उसकी पजीराई जरूर करेगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, जरा खेलों की आज बात हो रही है, तो खेलों की दुनिया में जब भी मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से होता है ना, तो उस मुकाबले का जुनून और जो चाम है वो कुछ अलग ही होता है। और अब जो है एमएमए फाइटिंग के रिंग से एक बड़ी खुशखबरी आपको सुनाते हैं कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी फाइटर महमूद रजा ने भारतीय फाइटर रवि साव को आउट क्लास करते हुए फेदरवेट टाइटल फाइट जीत ली है। महमूद रजा ने भारतीय फाइटर के खिलाफ मुश्किल तरीन जापानी दाव, जापानीज नेक टाई का इस्तेमाल किया, जो कि कई सालों बाद किसी फाइटर की जानिब से इस्तेमाल किया जाने वाला एक बेहतरीन और नाकाबिले यकीन दाव था। और इससे कबल भी महमूद रजा ताइक्वांडो के साबिक आर्मी चैंपियन और दुनिया के बेहतरीन फाइटर कैलम मरे को भी शिकस्त दे चुके हैं। मजीद उनकी इस शानदार फतह और जापानी दाव के हवाले से हम उन्हीं से जान लेते हैं। महमूद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि फेदरवेट टाइटल आपने अपने नाम कर लिया है, जीत कर कैसे लग रहा है? रिवायती हरीफ से जीत कितनी बड़ी कामयाबी आप तस्वुर करते हैं? नहीं, जीत के तो बहुत ही खुशी होती है, खास करके ये इंडिया के खिलाफ थी फाइट, तो बहुत बड़ी फाइट थी, लेकिन बस खुशी इस बात की भी है कि वो आए, हमने मेहमान नवाजी भी की, लेकिन जीते भी हैं एट द एंड ऑफ द डे।
जबरदस्त। अच्छा महमूश, ये जो जापानीज नेक टाई मूव आपने जिसका इस्तेमाल किया है वो सुना है काफी मुश्किल था, इस हवाले से जरा मजीद बताएं और इसकी तारीख भी बताएं और ये होता क्या है इस पर भी जरा रोशनी डालें। जी, जापानीज नेक टाई एक सबमिशन है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एक ऐसी फाइटिंग क्या कहते हैं स्टाइल है जहाँ पे आप बहुत तरीकों से जीत सकते हैं। नॉकआउट से जीत सकते हैं, सबमिशन दाव लगा के भी जीत सकते हैं। तो एक जापानीज नेक टाई एक बहुत रेयर सबमिशन है। मेरे ख्याल में पिछले 10 सालों में ये शायद 3 या 4 दफा इस्तेमाल हो चुका है। तो ये मैंने इस्तेमाल किया था चैंपियनशिप जीतने के लिए IFT 3 में। बस यही, और मैं क्या कह सकता हूँ। महमूश, MMA फाइटिंग का रुझान बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान में बहुत से MMA फाइटर्स उभर कर सामने आ रहे हैं। और आप बताइएगा, आपको कब इसका इल्म हुआ, कब शौक पैदा हुआ, कैसे रिंग तक पहुंचे? जी, मेरी शुरुआत तो बहुत पहले हुई थी जब पाकिस्तान में इसका कोई नामो निशान ही नहीं था। तब मेरे कज़न होते थे जिनने मुझे इस चीज़ में इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने इस ट्रेनिंग शुरू कर ली। अब तो माशाल्लाह से ऐसे है कि हमारे पास एक ग्राउंड रूट लेवल पे एक नेशनल लेवल पे सेटिंग भी आ गई है जहाँ पे हम नेशनल फाइटर्स को चुन सकते हैं। वहाँ से हम नेशनल लेवल से बढ़ के इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकते हैं। तो एक एमेचर सर्किट बन गई है जो कि पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन ने बना दी है अंडर बाबर राजा शेब मलिक शेब, और इट्स फंडेड बाय से गार्डन्स। तो अब तो बहुत अच्छा सीन हो गया। जब मैं आता था ऊपर देयर वाज़न्ट एज सच, तो काफी मुश्किल था, लेकिन मेरी शुरुआत ऐसी हुई। अच्छा, जबरदस्त। तो ये बताएं कि बड़ी टफ ट्रेनिंग होती है इसकी, जिम भी करना पड़ता है, तो इतनी टफ ट्रेनिंग और जिम जो है वो किस तरह पूरे दिन में डिवाइड करते हैं, कितने घंटे जिम करते हैं और ट्रेनिंग कितनी करते हैं? जी, ट्रेनिंग तो काफी सख्त होती है। हमारी ट्रेनिंग एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स डेली होती है। उसके ऊपर फिर मैं कोचिंग भी करता हूँ। तो इस तरह होता है कि सुबह के 2 घंटे होते हैं, फिर दोपहर के तकरीबन 1.5 घंटा होगा, फिर शाम के 1.5 घंटा हो गया। और ये 3 जो सेशंस होंगे ये मुख्तलिफ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग होगी। इसमें से फॉर एग्जांपल पहली सेशन रेसलिंग की होगी, सेकंड सेशन फॉर एग्जांपल जिu-jitsu की होगी, और थर्ड सेशन फॉर एग्जांपल स्ट्राइकिंग की होगी। तो उस तरह से हमें रोज इसी तरह ट्रेनिंग करनी होती है। ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी टैक्सिंग ऑन द बॉडी। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी रिग्रेस आपका जो स्केड्यूल है ट्रेनिंग के हवाले से। ये बताइए, ताइक्वांडो के साबिक आलमी चैंपियन जो हैं और दुनिया के बेहतरीन फाइटर कैलम मरे को भी आपने शिकस्त दी है, कितना टफ मुकाबला था उनके साथ और कितनी यादगार फतह थी वो? जी, ये काफी मुश्किल एक फाइट थी। वो बेलाटोर के एक जो एक प्रमोशन है, फेमस प्रमोशन है दुनिया में, वहां से आ रहे थे, जीत के आ रहे थे। तो उनकी जब मेरे खिलाफ फाइट आई तो मुझे पता था कि वो उसको जितवाने के चक्करों में ही वो कर रहे थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई टुक द फाइट, और काफ़ी अच्छी फाइट थी। 3 राउंड गई है, सारे राउंड गई है। एंड ऑफ द डे मैं जीता हूँ। हमारी गेम प्लान भी बहुत अच्छी थी और बस ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा महमूश, ये बताएं कि आपने बताया आप कोचिंग भी करते हैं और अली ने भी अभी जिक्र किया कि हम MMA में देख रहे हैं कि इसका रुझान बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग जो है या बहुत सारे जो यंग जनरेशन है हमारी, उसका रुझान इस तरफ बढ़ रहा है। तो क्या लगता है, आप आलमी सतह पर भी खेलते हैं मुकाबले, पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग की जाती है या करवाई जाती है उसमें और जो इंटरनेशनल मयार की जो ट्रेनिंग है उसमें कोई डिफरेंस आपको नज़र आता है? क्या कमी है इधर? जी, हमारे जो नेशनल लेवल की जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी है, लेकिन फॉर कम्पीटिंग ऑन एन इंटरनेशनल लेवल उसमें हम थोड़ी सी मार खा जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटीज तो अब आ गई हैं, लेकिन वो कोचिंग नहीं आई। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही आएगी, जैसे कि जितना टाइम गुजरता जाएगा, जितने हमारे फाइटर बाहर जाके ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस लेंगे, वापस पाकिस्तान आके फिर उनको सिखाएंगे, उतना ही फिर ज्यादा बिल्कुल। आप जैसे खिलाड़ी ही जब मैदान में उतरेंगे तो फिर ट्रेनिंग भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, कोचिंग भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा महमूश, डिफरेंट स्टाइल्स हैं MMA फाइटिंग में, आपका कौन सा फेवरेट है? क्योंकि आपने बताया कि दिन में आप किसी और कैटेगरी की फाइटिंग का, रेसलिंग की तैयारी करते हैं, फिर बाद में आप जिu-jitsu की तैयारी करते हैं, लेकिन इसमें कुछ पार्ट ऐसा होगा जो आपके दिल के भी करीब होगा, वो कौन सा है? जी, वो पार्ट है रेसलिंग। मेरे लिए तो रेसलिंग और ग्रैपलिंग बहुत ही मेरे दिल के करीब है। मुझे पसंद है लोगों को रेसल करना। अगर वो स्ट्राइक कर रहे हो तो मेरे लिए बेहतर है, और सबमिशंस लगाना मेरा एक गोल है।
ये नहीं है कि सिर्फ सबमिशन ही लगाता हूँ, लेकिन कुछ फिनिशेस, नॉकआउट भी फिनिशेस भी आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन सबमिशन मेरा एक स्पेशलिटी है और इसी में मेरा दिल लगता है ज्यादा, जैसे कि आपने बोला। अच्छा ये बताइएगा कि महबूश, अगर हमने फाइटर बनना हो या मैंने फाइटर बनना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको ये अपनी नौकरी छोड़ देनी पड़ेगी, पहली बात तो ये। और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो अम्मी अब्बू से बहुत मार पड़ेगी, तो बीवी से। अच्छा, इन दी एंड क्विकली ये चाहूंगी महमूश के कोई मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारी यंग आपके फैंस हैं जो आपको देख रहे हैं, जो आपको अपना आइडियल तस्वर करते हैं, आपके फैंस हैं, उनको कुछ कहेंगे, कोई मैसेज देंगे? बस यही कहूंगा कि एक साथ रहें, जो जुल्म हो रहे हैं हमारे मुसलमानों के साथ दुनिया भर में, उनके साथ रहें और उनके लिए आवाज बुलंद करें हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल महमूश, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और महमूश का ये पैगाम आप सब तक भी पहुंच गया है। हमारे खिलाड़ी जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर अपना लोहा मनवा रहे होते हैं, जब उनकी तरफ से जो ऐसा पैगाम आता है तो वो वाकई पूरी दुनिया में गूंज उसकी सुनाई देती है। ब्रेक के बाद हासिल होगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। अब सियासी मंजरनामे को भी देख लेते हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत को टफ टाइम देने और बानी की रिहाई के लिए जुलूस कर रही है और रवा माह शुरू में अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात हुई और सवाबी जलसे का ऐलान किया गया, फाइनल कॉल देने का ऐलान किया गया। मगर सवाबी में जलसा किया गया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खिताब करते हुए एक बार फिर फाइनल कॉल तो ना दी, मगर कहा कि बानी पीटीआई की कॉल पर जब घरों से निकलेंगे तो उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक बानी को रिहा नहीं करवा पाएंगे। चाहे जान चली जाए, बानी को रिहा करा कर दम लेंगे, मुकाबला करेंगे, घर वापस नहीं आएंगे। सुन लो, ये तुम्हारी कौम, तुम्हारी आवाम, तुम्हारी फाइनल कॉल की तारीख की इंतजार करेगी। 2 तारीख हाथ उठा के हल्फ दो कि हम चाहे जेलों में चले जाएं, चाहे मर जाएं, हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे हम अपने घर वापस नहीं आएंगे। अली अमीन गंडापुर तो कह रहे हैं डटकर मुकाबला करेंगे। इस पर वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने यह कहा कि अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई की मर्जी से कॉम्प्रोमाइज हैं। इमरान खान उनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं। अली अमीन गंडापुर के बानी पीटीआई की रिहाई से जो मुतालिक ऐलानात हैं वो सिर्फ बढ़के हैं। पीटीआई की एहतजाजी कॉल से हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। दूसरी जानिब बात करें पीटीआई रहनुमा असद कैसर की, तो उनका ये कहना है कि अनकरीब हम अपोजिशन का बहुत बड़ा इत्तेहाद बनाने वाले हैं। आइंदा तमाम अपोजिशन जमातों को साथ लेकर चलेंगे, बहुत बड़ी तहरीक चलेगी और इससे हुकूमत को चलता करेंगे। हमारे तमाम अपोजिशन पार्टियों के साथ राबते हैं और इंशाल्लाह अनकरीब हम बहुत बड़ा अलायंस बनाने वाले हैं और जो हम आइंदा का तहरीक चलाएंगे हम तमाम अपोजिशन पार्टियों को साथ लेके चलेंगे और बहुत बड़ी तहरीक चलेगी और इस तहरीक की बुनियाद पे इंशाल्लाह इस हुकूमत को चलता करेंगे। अब सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ ने जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अलायंस बनाया था उससे क्या बना? क्या एक और अलायंस तहरीक इंसाफ को मकासद हासिल करने में कामयाबी दिला पाएगा? उधर तहरीक इंसाफ 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का भी ऐलान कर चुकी है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार शौकत पराचा साहब। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ एक और ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का ऐलान कर चुकी है और जल्द तश्कील की बातें भी कर रही है। एक ऑपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत भी हुआ था और उसका कुछ नहीं बना। अब की बार क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ हो सकती है? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकातें भी हुई, फिर 26वीं तरमीम के हवाले से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हुआ, तो इस इत्तेहाद को एक्सपेंड करना है, उस इत्तेहाद को छोड़ना नहीं है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो अचकज़ई साहब के क़यादत में बना हुआ है, वो पीटीआई बड़ी जमात है, उसमें बाकी तो बिल्कुल छोटी सी जमातें हैं। अगर स्ट्रीट पावर पे जाना है, प्रोटेस्ट पे जाना है, तो जो पीटीआई के अंदर एक फीलिंग है कि मौलाना फजलुर रहमान को किसी तरह इस हद तक अपने साथ मिला दिया जाए कि वो अपनी स्ट्रीट पावर यूज करें, पीटीआई के साथ जलसे करें, एहतजाज करें, रोड ब्लॉक करें मुल्क में, या जो पीटीआई अपने तौर पे जिस तरह से डिसरप्शन करती है, तो इस तरह का सोचा जा रहा है। इसमें मौलाना साहब किस हद तक उनके हाथ आते हैं, ये अभी मौलाना साहब ने ना तो इस हवाले से कोई इंदिया दिया है, ना मौलाना साहब इस तरह से उनके साथ चलने के लिए अभी से कोई तैयारी बांध कर बैठे हैं। अलबत्ता पीटीआई की ख्वाहिश जरूर है
पीटीआई की प्लानिंग भी जरूर है। पीटीआई का तो सिंपल फोकस अब जो हमें नजर आ रहा है वो तो ये है कि किसी तरह से बानी पीटीआई की रिहाई वजूद में लाई जाए। अब वो इत्तेहाद बनाकर अपोजिशन दीगर पार्टीज को साथ मिलाकर ऐसा कर सकते हैं, और क्या दीगर सियासी जमातें, और मैं खसूसन कहूँगा कि जमीयत उलमा इस्लाम यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्या वो अपना कंधा यूज करने देंगे? ये पीटीआई तो अपनी प्लानिंग करके बैठी है, लेकिन फैसला मौलाना फजलुर रहमान ने करना है। और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो फैसला मौलाना फजलुर रहमान ने किया था तो वही हमारे सामने रिजल्ट की सूरत में भी आया। तो बराचा साहब क्या लग रहा है, पहले तो सुनने में आ भी रहा था कि जो कामरान मुर्तज़ा है वो जेल में मुलाकात करेंगे बानी पीटीआई से, फिर उसके बाद कुछ डिसाइड होगा, लेकिन उसकी फिर बाद में तरदीद कर दी गई। तो अब क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं कि वाकई में मौलाना का फैसला क्या होगा? कहीं मौलाना फजलुर रहमान को तो नहीं हम देखेंगे कि बानी पीटीआई से मुलाकात करने वो खुद ही चले गए? ये बहुत बड़ा विजुअल होगा और पाकिस्तान की गुज़श्ता 25-26 साल तारीख का सबसे बड़ा विजुअल होगा जब मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान पीटीआई के बानी खुद मिलकर जफ्फी डाल रहे होंगे जेल में या जेल से बाहर। ये बिल्कुल वैसे होगा जैसे 2006 में बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर साइन करने के लिए लंदन में एक विजुअल की सूरत में हमें नजर आए थे। क्योंकि 25-26 सालों में जो सच्ची बात है, जो नफरत की सियासत की है, वो पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से की है। उनके सियासी जलसे हों पीटीआई के, उनकी तकारीर हों पीटीआई की, मौलाना फजलुर रहमान के बैड नेम्स पुकारने के हवाले से जरूर एक कंपोनेंट होता था। अगर वो बानी पीटीआई खुद तकरीर कर रहे हैं या कोई और तकरीर कर रहे हैं तो नीचे से आवाजें आती थी, वो जो अलकाबात से लवादा जाता था। इसलिए मेरे नजदीक ये बहुत बड़ा विजुअल होगा, लेकिन उसके लिए वैसे आपने पहले पेशगोई की हुई है, आपने कहा था कि ऐसा हो सकता है और दौड़कर जाएंगे मौलाना फजलुर रहमान अडियाला जेल मुलाकात करने के लिए। और जो खबरें पिछले दिनों आती रही वो प्रोसेस जो 26वीं तरमीम के हवाले से चला, जो दोनों जमातें करीब आती गई, लेकिन एक चीज बड़ी अहम है इस हवाले से। आप जस्ट विजुअलाइज करें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो हल्का है कॉन्स्टिट्यूएंसी वो डेरा इस्माइल खान है, और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एग्जैक्टली वही हल्का है। इस वक्त जो पार्टी की, जैसे आपने दुरुस्त कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लीड कर रहे हैं, जो भी मुहिम चलनी है, एहतजाज होना है, तो वो एक लीडर जो पार्टी की पॉलिसी को आगे बढ़ा रहा है वही मौलाना फजलुर रहमान का उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का मुखालिफ है। वही हल्का NA44 हो, 45 हो, 46 हो, वही हल्के इनके हैं जो हल्के उनके हैं। तो मैं समझता हूँ कि फैसला अडियाला जेल में नहीं, फैसला पहले DI खान में होना है। DI खान के अंदर जो फैसला होगा, अली अमीन खान अंदर से क्या फैसला करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या फैसला करते हैं, जितना बड़ा विजुअल बानी पीटीआई खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात का होगा, उतना ही शायद दिलचस्प मेरे लिए वो विजुअल अली अमीन खान गंडापुर मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात का। ठीक, शौकत साहब ये बताइएगा कि बढ़के कौन मार रहा है? क्योंकि अली अमीन गंडापुर को तो साफ कहा जाता है कि वो बढ़के मारते हैं और जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो बढ़ के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अपनी हुकूमत को इस्तेहकाम देने के लिए या उसकी लॉन्जिविटी के लिए अक्सर ऐसे होता है कि रहनुमा अपनी तरफ से बयानात दे रहे होते हैं जिससे पता चले कि उनकी हुकूमत स्टेबल है, लेकिन बाद में पता चलता है वो टॉपल हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि ख्वाजा आसिफ के बयान अली अमीन गंडापुर को लेकर, क्या उनमें कुछ ठोस खबर मौजूद है या ठोस खबरियत है उसमें, या फिर आपको लगता है कि वो भी बढ़की है? जहां तक टॉपल किए जाने की बात है, अली अमीन खान गंडापुर मजबूत वजीर आला हैं और उस वक्त तक ही रहेंगे जब तक कि बानी पीटीआई की उनको सपोर्ट हासिल है। कह दिया जाए कि कल वो बानी पीटीआई की उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरे, कोई ऐसी बात हो गई बानी पीटीआई की तरफ से, तो हम कहें कि वो मौजूद रहेंगे, नहीं। आतिफ खान, शहराम ताराकई और भी दीगर लोग मौजूद हैं। अब जुनेद अकबर खान को जैसे निकाला गया, वो बड़ी मजबूत एक लॉबी तो है पीटीआई में।
खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन सबसे बड़ी जो लॉबी है, सबसे बड़ी कुव्वत है, वो खान साहब की अपनी क़यादत है। दूसरी बात यह है, बड़के मारने वाली हो या ना उम्मत, हमें नहीं भूलना चाहिए कि अली अमीन खान गंडापुर इस वक्त सूबे के वजीर आला भी हैं। बिल्कुल। ये जो पेशावर वैली वाली लॉबी थी, नॉर्थ ऑफ पेशावर, इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वजीर आला वहां से बने। डेरा इस्माइल खान को बड़े अरसे के बाद वजारत आला मिली, साउथ से, यानी जो सदरन के पी है वहां से वजीर आला आए। तो ये अली अमीन खान के जहन में भी है कि मैंने अपनी सियासत भी करनी है, मैंने पीटीआई का अलम भी बुलंद करना है, बट मैंने अपनी वजारत आला भी बचानी है। तो ये बजाते खुद अली अमीन खान गंडापुर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। शायद अनायतुल्लाह खान गंडापुर जो 70s में बने थे वजीर आला, या मौलाना फजलुर रहमान के वालिद गिरामी मुफ्ती महमूद साहब वाली जो हुकूमत थी, उसके बाद तो अब जाकर पहले शेरपाव बनते रहे, फिर हज़ारा वाले बनते रहे, फिर इवन पीटीआई के दौर में मुशैरा के पास वजारत आला आई, फिर सवात के पास चली गई, अब आकर डेरा इस्माइल खान को यानी सदरन डिस्ट्रिक्ट को ये मिली। या वो जो मौलाना फजलुर रहमान वाला MMA बना हुआ था, उसमें अकबर खान दुरानी बन्नू से आए थे। तो DI खान वाले या अली अमीन गंडापुर के ज़हन में ये जरूर एलिमेंट होगा कि मुझे वज़ीर आला बनाया गया तो मुझे रहना भी है। अब इसमें उनकी तहरीक, उनका एहतजाज और वजारत आला, ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड सा सिनेरियो पेश करती हैं। इसीलिए ख्वाजा आसिफ उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। जी, और पराचा साहब, ये जो 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का फैसला किया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान कर दिया गया है, इस पे क्या कमेंट करेंगे? ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि किसी पिटीशन को अब आईनी बेंच में भेजना है या कहाँ भेजना है या समाअत के लिए मंजूर भी करना है, तो वो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस कमेटी ने करना है। उस कमेटी की उसकी सदारत तो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब के पास है, और उसमें पहले 2 मेंबर थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। अब जब से ये आईनी बेंच बना है, तो आईनी बेंच के सरबरा अमीनुद्दीन खान बन गए। अब बाई बीइंग हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, अमीनुद्दीन खान इस कमेटी के रुकन बन गए। इस कमेटी की कंपोजिशन ये बन गई, चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। अब 26वीं आईनी तरमीम की वजह से याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने और अमीनुद्दीन खान इस आईनी बेंच के सरबराह बने। तो क्या वो उस टहनी को काटेंगे जिस टहनी पे खुद बैठे हुए हैं? क्या उस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को वो नल एंड वॉइड करार देंगे, या नल एंड वॉइड करार देने के लिए किसी कोई ऐसा बेंच बनाएंगे? एक बात वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने जजेस हजरात हैं, बेंच बनता है तो पता चल जाता है कि जी क्या फैसला आना है। इसलिए ये मेरे लिए बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी क्या इसको समाअत के लिए मंजूर करती है, और दूसरा वो बेंच क्या बनता है जो अगर समाअत के लिए मंजूर किया जाता है इन पिटीशन को। एक नहीं है, सुने, वकला अलहदा आए हुए हैं, फिर सीनियर जो पॉलिटिशियन हैं, अख्तर जान मेंगल साहब हैं या मुस्तफा नवाज खोखर साहब हैं या दीगर हैं, वो अलहदा आए हुए हैं। और पीटीआई ने भी, गौर खान ने ऐलान किया कि अगले हफ्ते हम भी पिटीशन देंगे। तो एक वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटी जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चला भी गया और जाना भी चाह रहा है। बिल्कुल। शौकत साहब, आप क्या समझते हैं, पीटीआई इस वक्त बैसाखियां नहीं ढूंढ रही है? क्योंकि ये तो नारा लगाते ये अकेले ही काफी हैं, आवाम की सपोर्ट उनके साथ है, लेकिन अब हम देखते हैं कि अलायंस के लिए कभी वो किसी पार्टी से रुजू कर रहे हैं, कभी किसी रहनुमा से, सरबराह से बात हो रही होती है, और अब वकला के साथ भी हम देखते हैं कि वो सेम जहां पर उनके एजेंडाज हैं और मुतालबात सेम हैं, वहां पर उनको भी एक साथ रखने की बात कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये बैसाखियां ढूंढना नहीं है? और पराजी साहब, ऐड करना चाहूंगी छोटी सी चीज, वो तो डोनाल्ड ट्रंप के इक्तदार में आने के बाद भी बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए थे, तो मुश्किलात कम होंगी फिर? अच्छा, मैं इन दोनों चीजों को एड्रेस करता हूँ। पहली बात, ये कोई खैर तंज करने वाली बात नहीं, ये अच्छी बात है कि अगर पीटीआई सियासी तौर तरीके अपना रही है और अपोजिशन पार्टीज के साथ अलायंसेस बनाना, अपने एजेंडे पे ले आना या उनको एजेंडे को ओन करके आगे बढ़ना, किसी जो शेयर्ड इंटरेस्ट होते हैं, यही पॉलिटिक्स है। तो ये तो अगर पीटीआई ये सीख रही है तो बड़ी अच्छी बात है। उनको दीगर सियासी जमातों के साथ
बैठना चाहिए। इवन जब मुल्क क्राइसिस में था, पुलवामा वाली सूरत हाल थी, तो बानी पीटीआई खान साहब वजीर आजम थे, उन्होंने सीनियर पॉलिटिशियन के साथ, अपोजिशन लीडर्स के साथ बैठना गवारा नहीं किया था, और हम समझते थे कि ये आप पॉलिटिकल मूव्स हैं, ये पॉलिटिकल मूव्स नहीं है। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठे या चंदलाई साहब के साथ बैठे, दीगर के साथ बैठे, तो यही तो पॉलिटिक्स है कि आप पार्लियामान में भी और पार्लियामान के बाहर भी इकट्ठे बैठते हैं। जो पहले हम बात कर रहे थे कि ये इत्तेहाद बना रहे हैं या सड़कों पे आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अब उसमें एक एडिशनल इनको उम्मीद की किरण नजर आई है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गए होते और कमला हैरिस जीत गई होती तो शायद हम अमेरिकन फैक्टर अभी डिस्कस न कर रहे होते। लेकिन 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप ओथ लेंगे तो जाहिर है 4 साल जब अपोजिशन में ट्रंप साहब थे तो वो बानी पीटीआई खान साहब इमरान खान के बारे में बातचीत करते रहे। उनके जेहन में कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के जेहन में है इमरान खान। खुद डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसे ही फेज से गुजरे, तो जो हुकूमत इंप्रेशन दे रही है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप से आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं देखिए शौकत साहब, आप देखते हैं कि उनकी पॉलिसी तब्दील होती है कि नहीं होती है, डोनाल्ड ट्रंप के आने से पीटीआई को कोई फायदा होता है, उनके जलसे जुलूसों से उनको कोई फायदा होता है कि नहीं होता, तो बताएगा। शौकत साहब, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम देखते हैं कि बरतानी निज़ाम जो मौजूद है उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स मौजूद है। जो पीटीआई है उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स को तो राम कर लिया है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स बाकी है। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो टी। अब कुछ बात कर लेते हैं सफर है शर्ट सेगमेंट के नए सिलसिले की। जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सप्रेसो ने गुज़िश्ता 4 वर्षों में माहौलियाती आलूदगी पर आगाही फैलाने के लिए सबसे आगे सफ़े अव्वल का किरदार निभाया है, और मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियाँ दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे की सूरत में सामने आ रही हैं। प्लास्टिक और बिलखसूस सिंगल यूज़ प्लास्टिक एक बहुत बड़ा माहौलियाती खतरा है। पाकिस्तान में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल मुजमाना हद तक बढ़ चुका है, और ऐसे में हमारे प्रोग्राम में एक्सप्रेसो के साथी होस्ट वक़ार अहमद मलिक ने यह फैसला किया कि वो दुनिया के 8वें अजूबे कराक्रम हाईवे पर बाइसिकल पर सफर करेंगे। ये सफर दुनिया के अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिलों में होगा। प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही मुहिम के इस सफर का आगाज उन्होंने मानसेरा से किया है, और 450 किलोमीटर का सफर करते हुए गिलगित पहुंचेंगे। वो अभी जानते हैं कि वो कहाँ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस हवाले से आगाही जाए। थैंक यू सो मच वकार अहमद मलिक साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कहाँ पहुंचे इस वक्त, और आइडिया आपको कैसे आ गया इन पुरखतर रास्तों पर बाइसिकल के जरिए सफर और ये आगाही मुहिम चलाने का। बहुत शुक्रिया। कराकोरम हाईवे पे जो सफर है साइकिल पे, ये बहुत पुराना ख्वाब था। ये बेसिकली तो मैं बहुत इंस्पायर होता था 25 साल पहले, जब हम कराकोरम हाईवे से नई नई उनसीयत पैदा हुई, नई नई वाकफियत पैदा हुई, नई नई शनासाई थी। तो उस शनासाई में जो सबसे बड़ा ख्वाब था वो था साइकिल पे, और उसकी वजह ये थी, इंस्पिरेशन जो थे वो मतलब ये जितने भी फॉरेनर्स होते थे वो हुआ करते थे। फिर उसके बाद बहुत सारे दोस्त बने, तो बहुत एक होता था कि हम भी कभी बाईसाइकिल पे जो है वो सफ़र करें। मोटरसाइकिल पे पता नहीं कितनी दफ़ा सफ़र किया, लेकिन एक बाईसाइकिल की अपनी एक चीज़ है, अपनी एक उसका अपना एक मज़ा है। तो वो हमारा बहुत पुराना ख्वाब था, और कई दफ़ा स्किप हुआ। लाइक लास्ट ईयर मुझे याद है कि हम सिर्फ 2 दिन बाद निकलने लगे थे बाईसाइकिल पे कराकोरम हाईवे पर, और कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया था, मुझे याद नहीं है। लेकिन और इस दफ़ा भी ये हुआ कि हम 1 महीना पहले निकले और मानसेरा पहुंचे, और मानसेरा में हम कोविड का शिकार हुए। मैं और मेरे साथ दोस्त है साद, हम 2 बाईसाइकिलिस्ट हैं, तो उसकी वजह से फिर हमें वापस जाना पड़ा, और 1 महीना फिर हम वहाँ पर रिकवर करके, और वो जो वीकनेस होती है पोस्ट कोविड उसको रिकवर करके, और उसके बाद फिर हम अब वापस आए हैं। और मतलब एक ख्वाब है और बहुत मुश्किल था, और अब जो है ये तकमील की तरफ है। और पहला जो दिन हमारा जो सफ़र था वो मानसेरा से इचड़ियाँ तक था, यानी शिंक्यारी से आगे इचड़ियाँ आता है। और ये जो सफ़र है ये कमाल रहा, बहुत ही कमाल रहा, लेकिन इससे आगे डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग है, और इससे आगे जो होगा बटल तक वो बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। और ये एक्चुअली क्योंकि शारकोल और ये तमाम जो जगह है ये बहुत ही हाईएस्ट पॉइंट है,
और इस हाईएस्ट पॉइंट यानी हाईएस्ट पॉइंट से मुराद ये कि एबटाबाद से गिलगित तक के सफर में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो शारकोल का है। तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग होगा डेफिनेटली जो नेक्स्ट डे है, बट इचलियाँ तक तो बहुत अच्छा सफर रहा। बिल्कुल वकार साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आपका सफर खैर खैरियत से ही गुजरे। ये बताइएगा कि बाइसिकल पर सफर करने का आपका बुनियादी मकसद प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ आगाही पैदा करना है, तो इसके मुतालिक कुछ बताइएगा, कहाँ से आपने शुरू किया? हमारा जो बुनियादी मकसद है कराकोरम हाईवे पे सफर करने का वो सिर्फ एक है, और वो है प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ एक मुहिम का। प्लास्टिक बैग्स, मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि क्या वजह है कि हमारी जितनी भी हुकूमतें हैं, हमारी जितनी भी, मैं पता नहीं कब से ये देख रहा हूँ, हर हुकूमत जो है ये ऐलान करती है, ये जो मौजूदा सूबाई पंजाब की हुकूमत है इसने भी ऐलान किया है, इसने भी ऐलान किया है कि जो है इस पे प्लास्टिक बैग पे पाबंदी कोई नहीं लगा सकता। मैं कराकोरम हाईवे पे आपको, कराकोरम हाईवे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, पूरा पाकिस्तान वैसे तो आप हर तरफ देखते हैं तो ये प्लास्टिक बैग्स जो हैं हर जाने बिखरे हुए हैं, लेकिन कराकोरम हाईवे पे कितना दुख होता है। हमारा ये मकसद ये है कि ना सिर्फ ये कि पूरे पाकिस्तान में ये एक आगाही मुहिम चलाई जाए, एक्सप्रेसो जो है ये एक आगाही मुहिम चलाए कि प्लास्टिक बैग जो हैं कितने खतरनाक हैं। ये प्लास्टिक बैग जो हैं ये 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग्स पर ईयर जो है ये इस्तेमाल होता है, 5 खरब, और उसमें कितना बड़ा हमारा किरदार है ये आप सोच नहीं सकते। मिसाल के तौर पे अगर हम स्टैट्स को देखें तो अमेरिका में 365 बैग्स पर पर्सन पर ईयर इस्तेमाल होता है, और अगर डेनमार्क को देखें तो 4 प्लास्टिक बैग्स पर पर्सन पर ईयर है। आप इमेजिन कीजिए हमारे स्टैट्स कहाँ खड़े होंगे। हम तो दूध लेने जा रहे हैं, दही लेने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, अगर आपने बॉल पॉइंट ले लिया है किसी जनरल स्टोर से तो आपको शॉपिंग बैग में देगा। यानी आप सोच नहीं सकते कि इसके जो मुज़मिरात हैं, इसकी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो तो बहुत सारे हैं एनवायरनमेंट के हवाले से, लेकिन उन मासूम परिंदों को, उन मासूम जानवरों पे रहम कीजिए जो इसको खुराक समझ के खा जाते हैं। ना सिर्फ ऐसे वालिदैन परिंदे जो इसको ना सिर्फ खुराक समझ करके खाते हैं, बल्कि वो अपने बच्चों को ला के देते हैं, उनके हलक में डालते हैं और वो बच्चे भी मर जाते हैं। जानवर भी, इस पे बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है, और इस पे बहुत रिसर्च भी है कि पूरी दुनिया के परिंदे जो हैं और फिर जो आबी मखलूक है वो इससे कितना। आप अगर एक प्लास्टिक बैग कम इस्तेमाल करते हैं तो आपको मालूम नहीं है कि आप कितने जानवरों का, कितने परिंदों का करते हैं। और सिर्फ जानवर परिंदे नहीं, जब ये मिक्स होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी खत्म हो सकता है। प्लास्टिक बैग आप जानते हैं कि सैकड़ों साल किसी है, लेकिन जब ये मुकम्मल तौर पे भी होगा तो ये जो माइक्रोब्स हैं, जो बहुत टाइनी, जो छोटी लाइफ है, उसके लिए भी ये उतना ही तकलीफ दे होगा। तो आपका एक प्लास्टिक बैग अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो आप सोचिए कि आप कितना ज्यादा, ये ट्रक गुजर रहा है, मैं अगर इस ट्रक को गुजरने दूँ हो सकता है अब तक आवाज ना है, तो कराकोरम हाईवे है और ट्रक्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के हुस्न में इजाफा भी करते हैं और एक दूसरे के लिए लाजमी हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे भी हैं। पर एनीवे, तो आप अगर एक प्लास्टिक बैग इस्तेमाल नहीं करते, अगर आप एक कोई प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल नहीं करते, आप यकीन कीजिए कि माइक्रोब्स यानी बहुत ही टाइनी लाइफ उस पे, उसके लेवल पे, और जो परिंदे हैं उस पे, मासूम जानवर, कितनी जिंदगियों के आप जामिन होंगे। खुदा के लिए अपने हाथ में बैग लेके जाइए और उससे कीजिए शॉपिंग, और दूध लेने के लिए किसी बर्तन को ले जाइए, आपको मालूम नहीं आप कितने बड़े मोहसिन होंगे। हमारा सफर जो है ये जारी है और हम रोजाना आपको प्लास्टिक बैग्स की, ना सिर्फ कराकोरम हाईवे पे ये तमाम दिखाएंगे प्लास्टिक बैग्स को कि यहाँ पे किस लेवल का ताफुन और किस लेवल की माहौलियाती आलूदगी है। बल्कि हम जब तक गिलगित नहीं जाते और हुंजा नहीं जाते, हम वहां तक ये आगाही मुहिम एक्सप्रेसो जारी रखेगा, और एक्सप्रेसो आपको ये बताएगा कि इसी पाकिस्तान के अंदर एक बस्ती है, उसका नाम हुंजा है, और वो बस्ती जो है वो प्लास्टिक बैग फ्री है। कैसे उसने ये सारी चीजें अचीव की, कैसे उसने मुतबादिल बनाए, ये भी चीजें हम आपको जरूर दिखाएंगे। हमारा ये सफर उस बस्ती तक है, उस बस्ती से ये खबर आप तक पहुंचाने का है कि ये चीजें कैसे कंट्रोल होती हैं, ये कैसे कैसे इन पे काबू पाया जाता है। बिल्कुल वकार साहब, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, अपने मिशन के बारे में बताने के लिए। और ये मिशन एक्सप्रेसो का भी है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज भी इस वक्त बन रही हैं, तो आगाही इसका मतलब फैल रही है, उसमें हम अपना हिस्सा जरूर डालेंगे। और इसके साथ साथ जहां वकार साहब ने कहा कि ये आबी हयात को नुकसान पहुंचाती है, परिंदों को नुकसान पहुंचाती है, तो मत भूलिएगा ये आपको भी नुकसान पहुंचाती है। आप इसमें कोई गर्म चीज ले जाएं अपने साथ तो ये केमिकल्स उसमें शामिल हो जाते हैं, और जब आप खाते हैं तो वो आपके जिस्मों में भी जाती है। तो हम तो अपना किरदार निभा रहे हैं, आप मत भूलिएगा अपना किरदार, कि आपका क्या किरदार है अपनी हिफाजत, अपनी सेहत की हिफाजत के लिए। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। हम बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ऐसे पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर से जो पाकिस्तान की मोहब्बत में वेल सेटल्ड अमेरिकन लाइफस्टाइल को छोड़कर अपना तमाम सरमाया पाकिस्तान में लाए। जी हाँ, एतजाज मुनव्वरुद्दीन की बात कर रहे हैं। 70 की दहाई में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए अमेरिका गए, फिर मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया। चंद सालों की मेहनत के बाद उन चंद पाकिस्तानियों में वो शामिल हो गए जिन्होंने अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्ट की। जी हाँ, अमेरिका में उन्होंने क्लाउड बिजनेस में कदम रखा। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कैलिफोर्निया रिपब्लिक बैंक बोर्ड में 10 साल खिदमात सर अंजाम दी और 1993 में एंड पॉइंट टेक्नोलॉजीज लॉन्च की जो $700 मिलियन सालाना रेवेन्यू तक पहुंची। और इन्हीं कामयाबियों के चलते उन्हें दुनिया के बेहतरीन और कामयाब तरीन 3000 CEOs की लिस्ट में शामिल किया गया। जबकि एतजाज मुनव्वरुद्दीन सन 2000 में उस वक्त सक्सेस मैगजीन में दुनिया भर के टॉप एंटरप्रेन्योर बनकर सामने आए और साबिक गवर्नर पंजाब वलीकुर रहमान ने भी उन्हें नुमाया कामयाबी और गैर मामूली खिदमात पर सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन से भी नवाजा था। मजीद उनकी कामयाबियों के बारे में उन्हीं से जान लेते हैं। आज हम बहुत एक्साइटेड हैं। एतजाज बॉबरीन हमारे साथ ही मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका एतजाज साहब। सबसे पहले ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि एक फॉर्मर नाइट यहाँ से चलते हैं, अमेरिका जाते हैं और वहाँ पर अपना लोहा मनवाते हैं। तो ये एतजाज मुनव्वरुद्दीन से एतजाज बॉबरीन का सफ़र कैसा रहा आपका? What an interesting question. You know, you'll be surprised to know कि Bob was my nickname when I was virtually born. तो मेरी अगर आप फैमिली से पूछें कि एतजाज को जानते हैं तो मोस्ट ऑफ देम विल टेल यू कि नो, माय स्कूल फ्रेंड, माय कॉलेज फ्रेंड्स, दे नो मी बाय एतजाज, बट माय nickname right from childhood is Bob. So when I ended up in the US, it made life a little easier. So it's not that I changed my name, it was my name. Okay. क्योंकि बहुत सारे लोग अपना नाम चेंज कर लेते हैं टू जेल इन वहाँ पर उस सोसाइटी में जेल। जी बिल्कुल। लेकिन it was your name actually. अच्छा सर, सबसे पहले तो जो इस वक्त टाइम चल रहा है, ब्रेन ड्रेन का टाइम चल रहा है, उस सिलसिले में उस वक्त में आपने जिस तरीके से अपना वेल सेटल्ड, जैसे हमने अभी बात भी की, अपनी अमेरिकन लाइफस्टाइल छोड़कर पाकिस्तान आने का डिसीजन कैसा था आपके लिए? It was, you know, you spend your life country where you were born, जहाँ पे आप education लेते हैं. I did my FSc from FC College Lahore. Then I went to the US where I got my undergrad and then my master's over there. So coming back to Pakistan, I wanted to give something back. कि यार ये हमारा मुल्क, so many talented people, exposure नहीं है, इनको guide करने वाला नहीं है. Why not bring some technology जो पाकिस्तान में मैं लेके आऊँ और इन बच्चों को help कर सकूँ ताकि we become successful. So I've seen the whole journey of many countries while in the US कि उन्होंने कैसे how they managed to get a lot of business from the US. Right. So coming back, absolutely it has been a pleasure. From a family perspective, it has been some challenges working with the people here. The ethics are very different. And that has been a challenge. Right. So, सर, हम आपकी आवाज़ सुनकर ही इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या जज्बात लेकर आप वापस आए हैं। आपकी आवाज़ भर आई है जब आपसे ये सवाल किया गया कि आपको वापस आना है। लेकिन बहुत सारे हम जैसे नौजवान जो हैं वो आपकी तरफ दे आर लुकिंग अप टू यू, क्योंकि एक्सपोजर की बात तो आपने बिल्कुल ठीक की। एक्सपोजर के अलावा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है जहां पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हों जहां पर वो काम कर सकें और इसमें बढ़ोतरी ला सकें। तो आप इस तरह की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका ऐसा करने के लिए। हमें आप जैसे लोगों की और भी ज़रूरत है। ये बताइएगा, ये टेक जो क्लाउड है इसके मुतालिक थोड़ा सा आगाही हमारे व्यूअर्स के लिए भी कि आप जो जर्नी आप शुरू कर रहे हैं उसमें क्या इनोवेशन है? देखिए जी, व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान टुडे, थोड़ी सी जो मैंने रिसर्च की है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान इज़ बेसिकली 300 to 500 million ऑफ पाकिस्तानी फॉरेन एक्सचेंज जो है ना, ये 4-5 कंपनीज हर साल पाकिस्तान से ले जाती हैं. The reason being is we do not have a hyperscale cloud. There's a difference between a hyperscale cloud and a data center. पाकिस्तान में 2-3 कंपनीज हैं, मे बी 4 कंपनीज
जो कि डेटा सेंटर की बिजनेस में है, बट प्रेडोमिनेटली व्हाट दे आर डूइंग इज कॉल्ड को-लोकेशन, मीनिंग के कस्टमर अपनी इक्विपमेंट उनके फैसिलिटीज़ में डाल देता है और वो खुद ही उसको रन करते हैं। बाकी जो है ना, पाकिस्तान से सारी ये बिजनेस 4-5 कंपनीज हैं, अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, SAP, Oracle, फेसबुक, ये पाकिस्तान से हर साल ले जा रहे हैं। जैसे आपका टीवी है या आपकी कोई एप्लीकेशंस हैं और या ई-कॉमर्स में आप काम कर रहे हैं, तो हाइपर स्केल उस वक्त काम आता है कि व्हेन यू हैव लॉट ऑफ यूजर्स, जैसे आपका क्रिकेट का मैच हो रहा है, दे ऑल ऑफ अ सडन कम इन, यू नीड टू स्केल इट अप एंड देन यू नीड टू स्केल इट डाउन। मैच खत्म हो गया, लोग आर नॉट इंटरेस्टेड टू वॉच दैट एनी मोर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट हियर, और ये दुनिया में सिर्फ 6 कंपनीज हैं दोज हू कैन ब्रिंग हाइपर स्केल। अमेरिकन कंपनीज आर नॉट गोइंग टू कम टू पाकिस्तान। बाकी रह जाती हैं 2 चाइनीज कंपनी, हवावे एंड अलीबाबा। आई डोंट बिलीव अलीबाबा इज गोइंग टू कम इन, and Huawei, fortunately, we saw an opportunity and we have signed an exclusive cloud agreement with them to bring that technology into Pakistan. और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के जो हमारे बच्चे हैं, you know, I was giving a speech and somebody asked me a question, are American more intelligent than us? तो मैंने कहा नहीं, बात ये नहीं है कि दे आर मोर इंटेलिजेंट, माशाल्लाह हमारे बच्चे जस्ट एज इंटेलिजेंट। 3 चीज़ें मैं कहूँगा, एक एक्सपोजर, दूसरा एजुकेशन, थर्ड इज हार्ड वर्क। विदाउट दैट यू आर नॉट गोइंग टू विन। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि यू नो, आई स्टार्टेड अ बैक ऑफिस, आई वाज रनिंग अ पब्लिक कंपनी। तो मैंने इस्लामाबाद में खोला, तो 8 बजे की मीटिंग होती थी, विच मेंट 8 PM, I was in California। तो 8 बजे शाम को बच्चे आते थे एंड वी डिसाइडेड टू हायर यंग ग्रेजुएट्स। मैं लेट 90s की बात कर रहा हूँ। तो मीटिंग होती थी 8 बजे, तो अमेरिकन टीम इज सिटिंग देयर, वी वर द फर्स्ट वन टू ब्रिंग रियल फेस टू फेस टेक्नोलॉजी बैक हियर इन पाकिस्तान। तो उनसे पूछें जी, कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 8:15 बजे आ रहा है, तो उनको जरा डिसिप्लिन, ये जो है ना हार्ड वर्क और डिसिप्लिन थोड़ा सा, कि 8 बजे का मतलब है आप अपनी कॉफ़ी पी लें। आप लोग तो बड़े लकी हैं यार, आप लोगों को चाय कॉफ़ी पिला देते हैं लोग, हमें खुद लेनी पड़ती है, बाय एंड लार्ज हमें करनी पड़ती है। दूसरा, हमारे एक और लफ्ज़ नहीं है जो आप बहुत यूज़ करते हैं, दैट इज साहब। सर साहब तो निकालें, जस्ट गेट इनटू रियलिटी एंड टेक केयर ऑफ। इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। देखें फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ बड़े कॉलेजेस खुल गए हैं, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज व्हाट इज गोइंग टू बी यूज्ड। आर यू ट्रेन्ड ऑन मैकफी? आर यू ट्रेन्ड ऑन VMware? You have to figure out, exactly, you have to specialize कि दुनिया में शॉर्टेज किस चीज़ की है। और अब तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि you know with the internet so prevalent all over the world, we are competing with not only with our neighbors or Pakistan, but now we are competing globally. अगर आपका जो स्किल सेट है, you are not competing कि पाकिस्तान में आप compete कर रहे हैं। So what happens? मैंने तो सारी जिंदगी उधर गुजारी है, virtually 44 years. You are competing with the world. CEOs, the companies want, we call it best sure option, meaning find the best talent no matter where it is in the world at the most economical price. And पाकिस्तान का वैसे भी आपने $280 पे डॉलर लेके हैं, पता नहीं आप कहाँ लेके जाएंगे। So we have an edge. We have an edge. दूसरी edge ये है कि we have lot of youngsters, we have lot of people. ये थोड़ी सी चीजें जो हो रही हैं ना पाकिस्तान में, we need to capitalize on it and we need to explode in a sense कि हमारी, देखें अगर 250 बिलियन 300 बिलियन इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, हम 25 बिलियन पे बड़े खुश हैं जी। पहले 10 बिलियन पे बड़े खुश थे।
huge opportunity. The biggest market Alright. is sitting in the US right now. सही है। अच्छा, एक तो क्लाउड पे मैं वापस आ जाऊंगी क्योंकि वो हमारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी एक अच्छी जो है ना वो गुड न्यूज़ है फिलहाल के लिए। तो एक तो ये कि बाया पाकिस्तानी और फॉर द पाकिस्तानीज, तो क्लाउड ऊपर से हाइपर क्लाउड, तो मेरा ख्याल है कि ये जो बाकी है ना क्लाउड्स उनको छोड़ के हमें इस पाकिस्तानी क्लाउड के ऊपर सबको शिफ्ट होना चाहिए। और दूसरा ये कि अभी आप बात कर रहे थे कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर भी, अमेरिका में भी, लेकिन जितने मौके या फैसिलिटेशन जो है फैसिलिटीज़ जो है वो मिलती हैं वहाँ पर, आपको लगता है यहाँ मिलती हैं? यहाँ पर तो एक नया सिलसिला जो ब्रेन ड्रेन का शुरू हो गया है, इस पर क्या कमेंट करेंगे? So couple of things on the cloud and then I'll come back to brain drain. देखें जी, first of all जहाँ तक cloud का तल्लुक है ना, I think Pakistanis need to understand कि हम ये Amazon और Microsoft ये सारे export dollars में हम पैसे दे रहे हैं. Using somebody here like Khazana, they are paying in Pakistani rupees first of all. Number two, physics आप change नहीं कर सकते. Physics का the farther away you are, your connectivity जो है ना, it takes time. So latency is a lot less if you're closer where your cloud is. हमारे मुल्क का सारा डेटा बाहर जा रहा है. बिल्कुल. Definitely. एक गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी बात की है कि they have put a cloud policy where they are saying कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट डेटा will sit within Pakistani shores. इसकी implementation नहीं हो रही but policies there. ठीक है जी, एक तो implementation होनी है. Secondly, एक हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा जी कि ये बाय पाकिस्तानी, buy it from here one, we are more economical. ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना गोरा साहब कि यार इनको बहुत आता है, जैसे मैंने आपको कहा ना, उसको बेशक आता हो या ना आता हो, तो just because we have that mentality, they have something which is better. Fact of the matter is कि देखें अब चाइना ने कितना एक्सपेंड किया. First time I was there was in 1988 और अब डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर. ये हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है. मैं अब आ जाता हूँ आपके क्वेश्चन पे. ब्रेन ड्रेन देखें जी, सारा पाकिस्तान तो जा नहीं सकता बाहर, ठीक है जी. सो देयर आर पीपल दोज आर गोइंग टू गो एंड वी विश देम बेस्ट, बिकॉज जस्ट लाइक मी you will see if small percentage will definitely come back at some time, and they are more helpful once they are outside. They'll be more helpful to Pakistanis, hopefully. हमारी तो यही दुआ है कि वो जो है कि प्रेफरेंस देंगे कि जी हम पाकिस्तान के साथ बिजनेस करें. अच्छा, जो रह जाते हैं बच्चे, यहाँ तो हम 51st स्टेट बन जाएं यूएस की तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. फैक्ट इज कि ये जो बच्चे हैं हमने इनको गाइड करने एंड इनको उस एजुकेशन, ये ट्रिपल हेलिक्स जो है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी, एजुकेशन एंड फिर इनको हमने वी हैव टू पुट देम टू वर्क ओवर हियर. एक तो अपील करते हैं हम अपनी जितनी इंडस्ट्री है, वाई पुट योर डेटा आउटसाइड, पुट इट हियर लोकली. ठीक है, एक फॉरेन एक्सचेंज बचाएंगे, फिर आपके बच्चे यहाँ पे ट्रेन होंगे. सो ये जो है ना सर, इस विजन के थ्रू जो अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच. उसके लिए थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए, हमसे गुफ्तगू करने के लिए. और है ना, बहुत सारे लोगों को सेफ्टी कंसर्न्स हमेशा से रहे हैं कि हमारा ये सारा डेटा बाहर जा रहा है. जब पाकिस्तान में ऐसी सहूलियात मुयसर होंगी तो सबसे पहले वो चीपर होंगी, और दूसरी बात ये है कि उसकी एक्सेस आपके पास होगी, ना कि उनके पास. और एक और बात ये कि रोज़ के रोज़ हम पर सख्तियाँ बढ़ती चली जा रही हैं. IMF के साथ मुआहदे होते हैं, उस पर कड़ी शराइत लगा दी जाती है, तो उनका भी कहना है कि अपने पांव पर खड़े हों. भाई वो रिस्पांसिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है. तो वहां से जो ये लोग आ रहे हैं अब पाकिस्तान, ये सब कुछ उन्होंने अपने कंधों पे उठाया, और हमें ना सिर्फ उनकी हिमायत करनी चाहिए, उनको साथ लेकर चलना चाहिए, बल्कि इनकी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करना चाहिए. ब्रेक के बाद हाजिर. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो. लातादाद फिल्मी गीतों को अमर बनाने वाले मारूफ गुलकार ए नैयर को रुखसत हुए 8 बरस बीत गए हैं, लेकिन आज भी उनके गीत कानों में रस घोलते हैं. ए नैयर 1955 को साहिवाल के करीबी गांव में पैदा हुए और उनका असल नाम आर्थर नैयर था, ताहम उन्होंने ए नैयर के नाम से शोहरत पाई. ए नैयर ने 4000 फिल्मों के गीत रिकॉर्ड कराए और उनके बहुत से गीत मकबूल भी हुए, जिनमें से एक बीना तेरा नाम है.
और 11 नवंबर 2016 को हरकत कल्ब बंद हो जाने के बायस ये अजीम गुलकार 66 साल की उम्र में जहान फ़ानी से कूच कर गए थे। ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट था उनको। जी हाँ, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।